नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एसके यादव में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन और प्रोनाउन में आज का लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले मैं प्रोनाउन में कई लेक्चर्स ले चुका हूं और इसमें जो भी कंटेंट मैंने डाला हुआ है वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, यानी प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा गया है, वही कंसेप्ट को यहाँ पर डाला गया है। क्योंकि मैं भी एसएससी का स्टूडेंट रहा हूँ और आज अपनी भारत सरकार के अंतर्गत आयकर विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसमें टाइप रहेगा आज का इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्रोनाउंस आपके सामने लिखे हैं, जैसे हु, whom, which और what। दोस्तों, मैं किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देता। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखिए। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मुझे मार्केटिंग नहीं करनी, मुझे तो मेरा उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोगों का मेरे द्वारा कुछ भला हो सके और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं रटाता नहीं हूँ चीज़ों को, मैं उनके आपको सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, आपको रटाना कुछ भी नहीं है। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप देख पा रहे हैं 4 प्रोनाउन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो हु और हुम है दोस्तों, ये पर्सन्स के लिए यूज किया था। पर्सन, जहाँ भी व्यक्ति की बात हो रही हो वहां पर पर्सन का यूज किया जाता है। हु हमारा अगर सब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो हमें हु यूज करना है, और ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है तो हमें होम यूज करना है। विच का और विच और व्हाट का प्रयोग होता है वस्तुओं के लिए, तो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए हमें विच का यूज करना है, विच और व्हाट का। विच का यूज वहां होना है जहां पर आप सिलेक्शन की बात कर रहे हो, जहां पर कहीं सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको वहां पर इनका यूज, इनका एप्लीकेशन समझ में आएगा। तो देखिए, बिना देर किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने एग्जाम्पल्स की ओर। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट ऑब्लिक विच इज योर फेवरेट बुक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर व्हाट यूज करना है या विच यूज करना है। दोस्तों, इस केस में हम व्हाट और विच दोनों का ही करेक्ट यूज होगा। दोनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि विच का मैंने बताया है आपको कि सिलेक्शन के लिए, यानी मान लीजिए मैं बहुत सारी बुक रखी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विच इज योर फेवरेट बुक, तो ये क्या सिलेक्शन की बात होगी। और ओरली में आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो मतलब ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो समझ पा रहे होंगे, यहाँ व्हाट और विच दोनों का यूज अपनी जगह करेक्ट यूज है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में, देखिए सिलेक्शन और क्लियर कैसे हुआ आपको। ये कह रहा है विच ऑफ दीज बुक्स इज योर फेवरेट वन। यहाँ पर जो बुक्स पढ़ी हैं, यहाँ पर इन बुक्स में से आपकी कौन सी फेवरेट बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिलेक्शन की बात की जा रही है। बहुत सारी बुक्स हैं, इन किताबों में से आपकी कौन सी सबसे पसंद वाली बुक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात की जा रही है। सिलेक्शन के लिए हमने बताया था क्या यूज करना है आपको, विच का यूज करना है, विच। थर्ड सेंटेंस देखिए, whom you think will win the match। देखिए दोस्तों, हमने बताया था आपको कि who और whom पर्सन के लिए यूज होता है। यहाँ पर मैच को भी कौन विन करेगा, पर्सन ही विन करेगा, पर्सन ही खेलते हैं गेम्स को। तो ठीक है, जब गेम्स पर्सन प्ले करता है तो उसके लिए हु या whom का यूज होता है। अब हमको देखना यहाँ पर यह है कि हमें हु यूज करना है या होम, यानी हमें सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट की फॉर्म यूज करना है या फिर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। लेकिन मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताया था, तब आपको बता दिया था कि यहाँ पर किस तरह का प्रोनाउन यूज होना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने यहाँ पर सेंटेंस में थर्ड सेंटेंस में बताया आपको कि यहाँ पर हम देखेंगे यू हमारा एक सब्जेक्ट है, इसके वर्ब क्या है, थिंक।
ठीक है, ये तो अपने आप हो गया, सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब है, ठीक है। और लेकिन whom ये ऑब्जेक्टिव केस है और will win the मैच यानी ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका मतलब सेंटेंस में बाकी पार्ट में हमें एक सब्जेक्टिव केस की जरूरत रहेगी, यानी whom की जगह हमें क्या यूज करना होगा फिर? who who you think who you think will win the match, तुम क्या सोचते हो कि कौन मैच जीतेगा? which of the boys was shouting, ठीक है, कौन सा लड़का चिल्ला रहा था, यानी बहुत सारे लड़के हैं बॉयज, यानी बहुत सारे लड़के हैं, उनमें सिलेक्शन की बात की जा रही है, कौन सा लड़का चिल्ला रहा था, तेज चिल्ला जोर से चिल्ला रहा था, तो सिलेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है? विच यूज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और छोटे से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, हु व्हाट विच। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है हु इज योर फादर, यहाँ पर फादर की बात की जा रही है, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, यानी उनकी कौन है तुम्हारे पिता, तो कौन है, तो यहाँ पर मतलब पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, यानी उनके ऑक्यूपेशन की बात की जा रही है, उनके प्रोफेशन की बात की जा रही है, उनके व्यवसाय की बात की जा रही है कि तुम्हारे पिता क्या है। विच इज योर फादर मतलब बहुत सारे यहाँ पर पेरेंट्स पर्सन खड़े हुए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से कौन आपके पिताजी हैं, यानी यहाँ पर सिलेक्शन की बात की जा रही है, तो विच का यूज करेक्ट है। इट इज मी हु ओन दिस कार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इट इज, यहाँ पर इज जो है हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ मेन वर्ब भी होनी चाहिए, लेकिन मेन वर्ब है नहीं तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। फिर ये कौन सी वर्ब है, ना मेन वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है? तो एक सेकंड दोस्तों, तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए इस चीज को समझने के लिए आपको लेक्चर 2 देखना होगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया, बड़े डेप्थ में एक्सप्लेन किया है कि इस तरह के वर्ब्स कौन सी वर्ब होती हैं, और वहीं से आप समझ पाएंगे मी की जगह आई कैसे यूज हुआ है। इट इज आई, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा, इट इज आई हु ओन दिस कार, ये मैं हूं जो इस कार को ओन करता है, यानी मेरी कार है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको टॉपिक जो मैंने पढ़ा है वो एक दूसरे पर बेस्ड है, एक टॉपिक का कंसेप्ट दूसरे टॉपिक में यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स मैंने ऐसे डाले हुए हैं आपके सामने, यहाँ तक तो अपना हो गया ये पूरा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। अब मैंने कुछ ऐसे कंसेप्ट्स डाले हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि वो ऑब्जेक्ट रखेंगी, उनके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उनके साथ हमें किसका यूज करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। या तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर नहीं है तो उनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, अवेल, सेटिस्फाई, इंट्रोड्यूस, इस तरह की आपके सामने जो वर्ब्स लिखी हुई हैं। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से अभी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इनका यूज आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा। कमीशन आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और इसमें मोस्टली सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जैसे वी शैल एंजॉय इन द पार्टी, और यहाँ पर वी शैल एंजॉय इन द पार्टी, इन प्रोपोजिशन, जो इन प्रोपोजिशन लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट था, पार्टी हो गया। फिर वी शैल एंजॉय, देखिए एंजॉय जो वर्ब है मैंने क्या बताया था, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। वी शैल एंजॉय ourselves, we shall enjoy ourselves in the party, हमने क्या किया, अपने आप को एंजॉय किया पार्टी में।
सेकंड सेंटेंस देखिए, वी शैल एंजॉय द पार्टी। देखिए यहाँ पर क्या है, एंजॉय जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसका ऑब्जेक्ट जो है अवेलेबल है यहाँ पर, द पार्टी। हमने क्या एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय की। तो अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं रहता यहाँ पर, तो हम इन वर्ब्स के साथ क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं समझ पाए तो आप पिछले लेक्चर्स में देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने वहां पढ़ा चुका हूँ। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई शैल नेवर एब्सेंट अगेन। देखिए जो हमारी वर्ब है एब्सेंट, इसका यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। ये तो अगेन तो एक क्या है, अगेन तो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी के लिए वर्ब यूज किया गया है। तो इसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। रिफ्लेक्स, आई शैल नेवर एब्सेंट, आई यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ और बार बार हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी। फोर्थ सेंटेंस देखिए, डायनासोर्स वर नॉट अकस्टम्ड टू द चेंजिंग क्लाइमेट। यहाँ जो टू प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है चेंजिंग क्लाइमेट। तो अकस्टम जो वर्ब है अपनी, इसका फिर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो हमने बताया था इन वर्ब्स के साथ हमें किसका यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो यानी डायनासोर्स जो हैं वो अपने आप को बदलती जलवायु के अनुसार ढाल नहीं पाए, इसलिए वो क्या है, एक्सटेंट हो गए, विलुप्त हो गए। यहाँ आएगा एक्स्टम देमसेल्व्स। अभी हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, ही अवेल्ड ऑफ द चांस। ही अवेल्ड ऑफ द चांस। देखिए द चांस जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस अवेल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी इस सेंटेंस में इस अवेल वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमने कौन सा यूज करना है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। और ही हमारा थर्ड पर्सन है, जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसका रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा, हिमसेल्फ। कौन सा होगा, हिमसेल्फ। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस। उसने उस चांस चांस के लिए अपने आप को अवेल 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 कर किया, मौके को मौके का फायदा उठाया। सिक्स सेंटेंस देखिए, द मैन सेटिस्फाई विद द डिलीशियस फूड। इसमें कह रहा है कि मैन जो था वो सेटिस्फाई, स्वादिष्ट भोजन से सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पर विद जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है द डिलीशियस फूड, लेकिन हमारी वर्ब जो सेटिस्फाई है उसका कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। द मैन सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अपने आप को उसने स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया। हमारा सेंटेंस अब ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। सेवंथ सेंटेंस देखिए, द मैन वाज सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड। अब देखिए मैन वाज सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वॉज है ये लिंकिंग वर्ब है आपकी। लिंकिंग वर्ब का जब लेक्चर 2 देख जाकर के देखिए, वहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है लिंकिंग वर्ब। और सेटिस्फाइड आपको यहाँ वर्ब नहीं है, आप इसको वर्ब समझ रहे हैं, वर्ब नहीं है यहाँ पर। ये सेटिस्फाइड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, मैन कैसा है, सेटिस्फाई है। किससे सेटिस्फाई है, डिलीशियस फूड से सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ पैसिव फॉर्म मत समझ बैठना है यहाँ पर। मैन वाज सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड। कुछ और ऐसे कंसेप्ट जो हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स की बात की गई है। जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, अगर वो यूनिट की तरह यूज किए जा रहे हैं एक, तो उनको सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन यूज करेंगे उनके साथ। अगर वो इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग पर्सन या थिंग के रूप में यूज किए जा रहे हैं,
तो उनके साथ प्लूरल वर्ब्स और प्रोनाउंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वहां से आपको क्लियर करा देता हूँ कैसे। मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी कहते हैं कमेटी, मतलब न्याय न्याय करने वालों की, सरपंच कमेटी कहते हैं ज्यूरी। वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ओपिनियन यानी उनके ओपिनियन जो थे, उनके मत जो है, उनका विचार जो थे वो अलग थे। यानी इसका मतलब क्या है, ज्यूरी जो है डिवाइड हो गई, वो एक ज्यूरी नहीं रही, कमेटी जो कमेटी थी न्याय करने वाली वो एक नहीं रही, वो यानी अलग अलग डिवाइड हो गई। यानी जो अब इंडिविजुअल की तरह यूज किया जा रहा है ज्यूरी को, तो यहाँ पर कौन सी उसके अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब और प्रोनाउन उसी के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो वॉज का यूज किया गया है वो गलत है, क्योंकि वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है। यहाँ पर हमारी ज्यूरी क्या डिवाइड हो गई, यानी वो वॉइस कई सारे लोग अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बट गए। तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब क्या होगी, वर्ब। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। सेकंड सेंटेंस देखिए, द कमेटी हैज चोजन देयर प्रेसिडेंट यूनानिमसली। इसमें क्या देख रहे हैं आप, कमेटी ने अपना प्रेसिडेंट यूनानिमसली चूज कर लिया। तो जब उनका मत एक ही है, यानी वो अपने मत के अकॉर्डिंग बटे नहीं है, यानी एक कमेटी जो है उसको एक यूनिट की तरह यूज किया जा रहा है। जब यूनिट की तरह यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, यानी सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउंस के साथ यूज किए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब प्रोनाउन यूज किया गया देयर, ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन देयर यूज किया गया है, इसका क्या है फिर मतलब कि ये प्लूरल बना रहा है, लेकिन ये प्लूरल प्लूरल नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट को यूनानिमसली चूज किया गया है। प्रेसिडेंट चुना गया है, उसको एक मत से चुना गया है, सभी का एक मत है, यानी वो एक यूनिट की तरह यूज की जा रही है। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। क्या करना है, कमेटी है चूजन इट्स प्रेसिडेंट यूनानिमसली। द फैमिली वर नॉट एबल टू एंड इट्स डिस्प्यूट। देखिए, फैमिली वर नॉट एबल टू एंड इट्स डिस्प्यूट, फैमिली के साथ हमने वर का यूज किया गया है यहाँ पर। तो यानी बहुत सारे परिवार हैं, उनके बीच में कोई विवाद रहा है, और एक ही परिवार की बात की जा रही होती है, यानी उसमें विवाद की बात नहीं आती। यहाँ बहुत सारे परिवारों के बीच में विवाद है, तो वो इस विवाद को खत्म करने में एबल नहीं है। तब यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मतलब यूनिट की फैमिली को एक यूनिट की तरह यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स अपने आप में बटे हुए हैं, तब यहाँ यूज करना हमने देयर, सिंगुलर नहीं यूज कर पाएंगे हम। देखिए छोटा सा कंसेप्ट और देखिए, व्हाट इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर नेगेटिव स्ट्रक्चर्स टू कंट्राडिक्ट देम। व्हाट का जो यूज होता है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन तरह यूज होता है, कब, किसी नेगेटिव स्ट्रक्चर को कंट्राडिक्ट करने के लिए, मतलब उसका अपोज करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव। मतलब कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो जीवित रहना चाहता हो। क्या ऐसा है, ये सेंटेंस करेक्ट है क्या, ना तो ग्रामेटिकली करेक्ट है और ना ही मीनिंगफुली करेक्ट है। क्यों, कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो जीवित रहना चाहता हो। हर आदमी तो जीवित रहना चाहता है, मरना कौन चाहता है। इसका मतलब ये नेगेटिव स्ट्रक्चर देयर इज नो मैन, इसको हमें कंट्राडिक्ट करना है। कंट्राडिक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज नहीं करना, हमें इसका यूज करना बट का। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिए, यानी वहां पर कोई मैन ऐसा नहीं है जो मरना चाहता है, इसका मतलब हो गया ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मरना चाहता हो। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई कुड नॉट फाइंड एनीवन हु लव्ड हिज मदरलैंड। अपनी मातृभूमि को हर कोई प्यार करता है, लेकिन ये तो कह रहा है अपनी मातृभूमि को कोई प्यार करने वाला नहीं है। इसका मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है वो मिसयूज किया गया है यहाँ पर। हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर को कंट्राडिक्ट करना है, हर कोई तो अपनी मातृभूमि को प्यार करता है।
तो जब नेगेटिव स्ट्रक्चर का हमें कंट्राडिक्ट करना है, विरोध करना है, अपोज करना है, तो हम क्या करेंगे, बट का यूज करेंगे, बट रिलेटिव प्रोनाउन। देयर वाज नोबडी हु वेप्ट, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो रोया ना हो। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, इसका ही वही हमें क्या करना है, कंट्राडिक्शन करना है इसका। हमारा आप सेंटेंस ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली दोनों तरह से करेक्ट हो गए। तो इस तरह के कंसेप्ट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार देखने को मिल रहे हैं, और मैं उन्हीं कंसेप्ट को आपके सामने लेकर आता हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में फ्रीक्वेंट पूछे गए हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। प्रोनाउन का टॉपिक आज यहीं पर, या कुछ इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है आपसे। वो ये है कि अगर बहुत सारे प्रोनाउंस आपको, सिंगुलर प्रोनाउंस, दो तीन प्रोनाउंस आपको एक ही सेंटेंस में यूज करने को दे दिए जाए, तो आप कैसे सीक्वेंस में यूज करेंगे। यानी आपको फिर उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को पहले यूज करेंगे, या सेकंड को, या थर्ड को। तो उसका सीक्वेंस है कि अब सारे प्रोनाउंस सिंगुलर हैं और एक ही सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन को यूज करना है, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करना है। ठीक है। और सारे प्रोनाउंस क्या प्लूरल है, तो हमें कैसे करना है, इनको पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है, और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है। अगर कहीं क्षमा मांगने की बात या अपनी गलती मानने, गलती एक्सेप्ट करने की बात की जा रही हो दोस्तों, तो वहां पर हमें क्या सीक्वेंस रखना है। पहले फर्स्ट, मान लो गलती की है, तो मेरी मॉरलिटी बनती है कि मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी मैं अपनी गलती स्वीकार करूं, जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे अपनी गलती स्वीकार करने के लिए कहूँ, और फिर तीसरे आदमी के बारे में बात की जाए कि उसको भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इसका मतलब, इसका सीक्वेंस क्या रहेगा कि पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है, फिर सेकंड पर्सन को करनी है, फिर थर्ड पर्सन। तो ये इस तरह के सीक्वेंस हैं जो एग्जाम में देखने को मिले हैं, और उन पर मैं कुछ बेस्ट 3-4 एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, ही, यू एंड आई विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों ही प्रोनाउंस एक सेंटेंस में यूज किए गए हैं। मैंने क्या बताया था, अगर सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो 2 3 1 का सीक्वेंस रहेगा, अदरवाइज प्लूरल है तो 1 2 3 का सीक्वेंस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई अपोलोजाइज या रिग्रेट की बात नहीं की जा रही, यानी अपनी गलती की या क्षमा मांगने की बात नहीं की जा रही है। वो हमें क्या सीक्वेंस रखना है, 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज कर दिया हमने, फिर यू यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज कर दिया। हमें क्या करना है, 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो हम यू को यहाँ से रिमूव करेंगे, यू को यहाँ से रिमूव करके कहाँ ले जाएंगे, इससे पहले, इससे पहले ले जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, यू, ही एंड आई विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। इसमें क्या है, हमें सीक्वेंस क्या रखना था, 2 3 1। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में, देखिए यहाँ पर सारे प्रोनाउंस यू, वी और दे प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल प्रोनाउंस है। इनका भी सीक्वेंस क्या रहना है, फिर जब प्लूरल है तो इसका सीक्वेंस क्या रहना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होना चाहिए, वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दे। तो हमें क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को उठा के यहाँ से पहले यूज करना है यू से।
हमारा सेंटेंस ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। हमने क्या कर दिया, हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को पहले यूज किया, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन। क्योंकि हमारा सीक्वेंस क्या रहना था, 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्योंकि सारे ही प्रोनाउंस यहाँ पर प्लूरल थे। थर्ड सेंटेंस को देखिए, देखो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में अपोलोजाइज यानी गलती की क्षमा, यानी रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट की बात की जा रही है। तो हमें क्या सीक्वेंस रखना है, फिर उसमें सीक्वेंस रखना है 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ से आई को उठाना है और सबसे पहले रखना है आई, यू एंड ही। हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया, इसमें सीक्वेंस हमारा ठीक हो गया। आई, यू एंड ही apologize for this confusion. They and you have always helped me. तुमने, हमने और उन्होंने मेरी हमेशा सहायता की है। तो इसमें प्रोनाउंस दोनों यूज हुए हैं, वो प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन है तो उनका फिर सीक्वेंस क्या रहता है, 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमें क्या करना है, यू एंड दे का यूज करना है। यहाँ पर दे एंड यूज की क्या करना है, यू एंड दे। You and they you and they have always helped me। हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। दोस्तों ये थे कुछ आज के कंसेप्ट जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।